तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने किया था एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन, उसका वीडियो आप देख सकते हो, है ना। जिनके पास लिंक नहीं है मैं दोबारा भेज दूंगा उसको ग्रुप पे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड के हमने क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर। आज हम ग्राफ मैंने वहाँ इंट्रोड्यूस किया था लास्ट में, उस ग्राफ को ही मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ और, ठीक है। और फिर हम थोड़ी सी न्यूटन इक्वेशन के डेरिवेशन वगैरह करेंगे, फिर प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ की बात चल रही थी। तो ग्राफ्स में क्या होता है, दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और एक को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। अगर वाई वाली क्वांटिटी एक्स के साथ चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, कैसी है, कांस्टेंट, तो ग्राफ ऐसा होगा। ये ग्राफ किसका है, इफ वाई डज नॉट चेंज, इफ वाई चेंज विद एक्स, दैट इज y इज कांस्टेंट। तो ऐसा, ठीक है, पहला ग्राफ। अगर y बढ़ रहा है x के साथ साथ, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो उसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। इफ y इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन x and rate of increase is constant, रेट ऑफ इंक्रीज क्या चीज़ होती है जरा ये भी देख लेते हैं। y की दो वैल्यूज ले लेते हैं, एक y1 से चेंज होके कितना हो गया y2, तो चेंज इंक्रीज इन y कितना हो गया y2 माइनस y1। इसको अगर हम डिवाइड कर दें x2 माइनस x1 से, तो इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये ग्राफ जब हम ऐसा बनाते हैं तो पक्का y बढ़ रहा है x के साथ साथ, x की ये वैल्यू है, x की वैल्यू बढ़ के ये हो गई है ना। हम x1 से कहाँ पहुँच गए, x2, तो यू कैन सी y भी y1 से बढ़ के कितना हो गया y2, यानी x के बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़ रहा है। ये ग्राफ ये सजेस्ट कर रहा है, लेकिन जो बढ़ने का रेट है वो कांस्टेंट है। यानी अगर x1 x2 जब चेंज हुआ है तो मान लो 1 का चेंज हुआ है और इसमें 2 का चेंज हुआ है, तो अगले बार जब x3 तक जाएंगे यानी फिर से 1 का चेंज होगा, तो y में जो चेंज होगा वो 2 का ही होगा। तो हम कहेंगे कैसा रेट है, कांस्टेंट रेट, ठीक है। इसका मतलब ये जो चेंजेस हैं 1 2 3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y में चेंज आ रहा है वो भी कैसा आ रहा है, सेम 1 1 1 का चेंज आ रहा है या 2 2 का चेंज आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट रेट से चेंज होना, ठीक है। कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है फिलहाल, अगर घट रहा हो तो कैसा ग्राफ हो जाएगा, इफ y डिक्रीजेस विद x एट कांस्टेंट रेट, तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा बच्चों, ऐसा ही होगा, बस लाइन कैसी चली जाएगी, नीचे, ठीक है। बना लो बच्चों। और इफ y इंक्रीजेस विद x, y बढ़ रहा है x के साथ साथ, बट इट्स रेट ऑफ इंक्रीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, रेट भी बढ़ता जा रहा है, तो जो ग्राफ आएगा y और x का, उसमें हम ये देखेंगे कि लाइन जो है वो जैसे पहले ये था रेट बढ़ने का, लेकिन रेट और बढ़ गया तो यानी ये ऐसा हो गया, और बढ़ गया तो ऐसा हो गया, यानी ये ग्राफ कैसा हो गया, ऐसा, ठीक है। और ये फोर्थ केस है। एक फिफ्थ केस, इफ y increases with x but the rate of increase decreases, तो ग्राफ ऐसा होगा बच्चों। यस, ये सारे ग्राफ नोट कर लो।
पहला ग्राफ ये सजेस्ट कर रहा है कि y x के साथ चेंज हो ही नहीं रहा, y कांस्टेंट है। दूसरा कह रहा है y x के साथ साथ बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने का रेट कांस्टेंट है। दूसरा कह रहा है ये वाला कि y x के साथ साथ घट रहा है लेकिन घटने का रेट कांस्टेंट है। वो कह रहा है y x के साथ बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने का रेट भी बढ़ता जा रहा है, y x के साथ साथ बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने का रेट घटता जा रहा है। समझ आ गया बच्चों? ये दो ग्राफ क्या सजेस्ट कर रहे हैं, वाई एक्स के साथ बढ़ रहा है, उसका रेट भी बढ़ रहा है, वाई एक्स के साथ बढ़ रहा है लेकिन एक्स रेट घट रहा है। ठीक है, आगे बेटा। अब इसी का एक और दूसरा ग्राफ भी हमें बनाना चाहिए कि वाई एक्स के साथ घट रहा है और उसका रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, और रेट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है।
तो ये वाला मैं एक बना देता हूँ यहाँ पर, हालांकि इसकी कम जरूरत पड़ती है। y डिक्रीजिंग विद x, y डिक्रीजिंग विद x, बट रेट इंक्रीज कर रहा है, रेट इज इंक्रीजिंग। तो ऐसा ग्राफ आएगा। और इसी के साथ एक और ग्राफ बना देता हूं जिसमें y डिक्रीजेज विद x बट रेट डिक्रीजिंग। ये हो गया, ठीक है। इन दोनों ग्राफ्स में जो पहले बनवाए थे, इसमें y x के साथ बढ़ रहा है, एक में रेट भी बढ़ रहा है और एक में रेट घट रहा है। इसमें y घट रहा है, y x के साथ साथ क्या कर रहा है, घट रहा है, और रेट उसका क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और इसमें y x के साथ घट रहा है, ठीक है, लेकिन रेट डिक्रीज कर रहा है। तो ये हो गए। बस इससे ज़्यादा टाइप के ग्राफ नहीं होते। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन से तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा ही करूंगा। यू विल सी, अगर ये ग्राफ तुम्हें आते हैं तो आगे 11th-12th के टॉपिक्स तक भी आते रहेंगे, तो भी मैं आपको इसमें से बताता रहूँगा। देखो ये वाला ग्राफ बनवाया था इसकी वजह, ठीक है, अरे बस समझ। तो इसको आगे के लिए भी याद कर लेना, घर पे जाके फेयर लिख लेना, इनको अच्छा अच्छा बना लेना। टोटल हमारे पास मिला के 7 ग्राफ हो गए। ये 4th और 5th बनवा दिए थे, ये अब मैंने बनवा दिया 6th और ये बनवा दिया 7th, 7 ग्राफ। कौन कौन से 7 ग्राफ हो गए हमारे। पहला ग्राफ क्या है बच्चों, जिसमें y क्या रहता है, डज नॉट चेंज, यानी y कैसा है, कांस्टेंट। तो उसका ग्राफ बिल्कुल ऐसा जाएगा, क्योंकि अगर हम ग्राफ में ऊपर चले गए, देखो ये चीज़ जब ग्राफ इधर जाता है तो हम कहते हैं x बढ़ रहा है। x क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो हर ग्राफ में x तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि हम बाद में जब इसको मोशन स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे तो हम इस पे ना x की जगह t लेंगे, टाइम। और टाइम हमेशा चेंज होता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, टाइम घटता नहीं है ना। 10 से 11 बजेंगे, 11 से 12 बजेंगे, 12 से दोबारा 11 नहीं बजेंगे, तो टाइम में हम कभी वापस नहीं जाएंगे, यानी ये चीज़ हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब इसकी रेस्पेक्ट में हमें देखना है, जब x बढ़ता है तो y का क्या होता है, ठीक है। तो सारे ग्राफ देखो इधर जा रहे हैं ना, इधर ऐसे राइट साइड जा रहे हैं सारे ग्राफ, है ना, ठीक है। अब देखना है y अगर बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा, और y अगर घटेगा तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। ना y बढ़े ना घटे तो y कैसा हो गया, सीधा। समझ आ गई बात। तो ये शो कर रहा है y चेंज नहीं हो रहा। अब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और आगे तो जाएगा ही जाएगा, इसका मतलब y बढ़ रहा है। इसमें ये ऐसे चला गया, इसका मतलब x तो बढ़ रहा है, लेकिन y क्या कर रहा है, घट रहा है। उसमें भी देखो y घट रहा है ना, इसमें भी y घट रहा है। ये सारे घटने के ग्राफ हैं, और ये बढ़ने का ग्राफ है, ये भी बढ़ने का ग्राफ है, ये भी बढ़ने का ग्राफ है। लेकिन इनमें ये जो चीज़ है कर्व की, ये जो आप ये मान के चलो कि जो इसका ये एंगल है ना, ये एंगल, अगर एंगल रेट को बतला रहा है, एंगल किसको बतला रहा है, रेट को। अगर एंगल सेम रहता है तो इसका मतलब बढ़ने का रेट या घटने का रेट कैसा रहता है, सेम। तो अगर एंगल सेम है यहाँ थ्रू आउट, तो बढ़ने का रेट सेम है, इसमें घटने का रेट सेम है। अरे बात समझ। और अगर रेट भी बढ़ रहा है तो ये बढ़ने का रेट बढ़ रहा है, और इसमें y बढ़ रहा है और x भी बढ़ रहा है, और बढ़ने के साथ y का रेट भी क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, y x के साथ घट रहा है, लेकिन रेट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इसमें y बढ़ रहा है लेकिन रेट डिक्रीज कर रहा है, और इसमें y x के साथ घट रहा है और रेट भी घट रहा है। ये सारे ग्राफ्स आगे बस समझ।
अब इसको हम अपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं और दो छोटी छोटी चीज़ें और पढ़ते हैं। इन ग्राफ्स को साफ साफ बना के कहीं कॉपी में रख लेना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में एक ग्राफ आते जाएंगे। जब भी हम कहेंगे भाई कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो हम इन्हीं ग्राफ्स का रेफरेंस लेंगे कि ये मैंने बनवाए थे आपको। ठीक है, तो एक चीज़ देखते हैं, हमारे पास कोई ग्राफ है y और ये x का ग्राफ है, ये ग्राफ, ठीक है, अरे बात समझ। इस ग्राफ के थ्रू मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है टर्म स्लोप। क्या है? स्लोप। बातें नहीं करोगे? ठीक है, क्या टर्म है? स्लोप। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, ग्राफ का टेन थीटा, और थीटा जो होता है उसको कहते हैं इंक्लिनेशन। क्या कहते हैं बच्चों? अगर मैंने ग्राफ बनाया ये रहा, और ये एंगल बनाया 30 डिग्री, एक ग्राफ ये बनाया, ये बनाया 45 डिग्री, तो इस ग्राफ का इंक्लिनेशन कितना है? 30। ठीक है, ये हो गया इंक्लिनेशन। और स्लोप जो होता है वो होता है टेन थीटा, यानी टेन 30, और टेन 30 कितना होता है? 1/, वो क्या हो गया ग्राफ का स्लोप। टेन की जो वैल्यूज़ हैं, टेन 0 डिग्री 0 होता है, टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है, टेन 45 डिग्री 1 होता है, टेन 60 √3 होता है, और टेन 90 तो इन्फिनिटी हो जाता है, और √3 की वैल्यू 1.73 होती है ना। तो आप देख सकते हैं 0 है, ये 1/√3 1 से छोटा है, फिर ये 1 हो गया यानी बढ़ गया, ये 1.73 हो गया तो और बढ़ गया, और इन्फिनिटी तो बढ़ गया। यानी 10 की वैल्यू एंगल के साथ साथ बढ़ती है, तो जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ता है स्लोप भी बढ़ता है। ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग इंक्लिनेशन स्लोप ऑल्सो इंक्रीजेस। आगे बात बच्चों समझ, इंक्लिनेशन बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा। ठीक है, और एक दिन मैंने बतलाया भी था ट्रिग्नोमेट्री में, एक अभी हल्का सा बस रिपीट कर रहा हूँ, और इसके लिए एक पूरा वीडियो डाल देंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें 1090 तक की वैल्यू चाहिए तो ये रही, और सारी वैल्यू पॉजिटिव है। अगर कोई ग्राफ ऐसा हो गया है ना, तो इसका तो ये एंगल 90 से ज़्यादा हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया। ठीक है, तो ऐसे में इसको कहते हैं 10 सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। किस में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। तो इस ऐसे ग्राफ जो होंगे उनका स्लोप होगा नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। वैल्यू निकालनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला एंगल निकाल लो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाला एंगल निकाल लो। मान लो ये एंगल क्या है? 30, तो 1030 लिखना, लेकिन आगे क्या साइन लगा देना? माइनस। तो इसका स्लोप हो गया -1/√3। बस इतना करना। अगर ग्राफ ऐसा है तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना? एंगल इधर वाला ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे कौन सा साइन लगा देना। समझ आ गई बात? तो ये है इसको कौन सा स्लोप बोलते हैं? नेगेटिव स्लोप। तो जब भी ग्राफ ऐसा होगा तो उसका नेगेटिव स्लोप होगा। ठीक है, इसका इंक्लिनेशन कितना है और स्लोप कितना हो जाएगा इसका? बिल्कुल, इसका स्लोप 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई ग्राफ ऐसा है तो इसका इंक्लिनेशन कितना है? 0 है ना, क्योंकि एंगल तो तब बनेगा जब लाइन ऐसे जाएगी, तो ये तो पैरेलल हो गई। तो इसका स्लोप इंक्लिनेशन कितना है? 0 डिग्री, 0 डिग्री, और इसका स्लोप कितना है? 0। 10 0 0 होता है, स्लोप भी क्या है? बात समझ आ गई? तो हमने 0 स्लोप देख लिया, हमने पॉजिटिव स्लोप देख लिया, और हमने नेगेटिव स्लोप देख लिया। एवरीबॉडी गॉट इट? नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसके साथ यहाँ एक चीज़ और लिख लेना, स्लोप निकालने का एक तरीका। ये x1 है और ये क्या बच्चों x2, ये है y1 और ये है हमारे पास, ये एंगल थीटा है, तो आप अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ये भी एंगल थीटा ही आएगा। ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक कितनी है y1 और ये पूरी कितनी है y2, तो ये कितनी हो गई y2 माइनस y1। यहाँ से यहाँ तक x1, ये पूरा x2, तो ये क्या आ गया x2 माइनस x1। तो ध्यान रखना टेन थीटा यानी जो स्लोप है दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच y2 माइनस y1 अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तरह से स्लोप क्या हो गया, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। स्लोप क्या हो गया बेटा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ये रेशियो हो गया। समझ आ रहा है आर्यन बाबू? तो हमें एक चीज़ और समझ आई ग्राफ्स के बारे में, वो ये है कि अगर कोई ग्राफ हमारे पास है और ये ग्राफ है, इसमें जो y चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है, तो चेंज इन y जो हमने y2 माइनस y1 लिखा था, इसको हम डेल्टा y भी लिख सकते हैं, और x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो है वो किसके इक्वल होता है, स्लोप। देखो यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ हम यही निकाल लेते हैं। अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ और y एक्सिस पे लूँगा मैं डिस्प्लेसमेंट। क्या लूँगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिनोट करते हैं, और मैं इस एक्सिस पे ले लेता हूँ टाइम, और मैंने एक ऐसा ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो इसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या होगा, y की जगह यहाँ पर x है, डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और x एक्सिस पे क्या है, टाइम, यानी t2 माइनस t1, डेल्टा x बाय डेल्टा। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या चीज़ होती है, वेलोसिटी। क्या होती है, वेलोसिटी। और डेल्टा x बाय डेल्टा t से वैसे क्या मिलना चाहिए, स्लोप, है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं xt ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। आगे बात समझिए, ये चीज़ है क्या, स्लोप, है ना। और स्लोप किसके इक्वल आ रहा है इस केस में, वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मेरे पास वी टी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये बना लिया मैंने। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस, ये स्लोप हो गया है ना। पर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम तो एक्सेलरेशन होता है, तो vt ग्राफ का स्लोप क्या बन गया, एक्सेलरेशन। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या चीज होगी, एक्सेलरेशन। आगे बात समझ सब,
समझ आ गया बच्चों? अगर कोई लाइन मैंने ऐसे खींची है तो इसका स्लोप बदल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है या सेम है? इसका स्लोप सेम है, इसका है ना, इसका स्लोप कैसा है? सेम। अगर मैं इसको ऐसा बना दूं तो इसका स्लोप चेंज हो रहा है। इसका स्लोप निकालने का तरीका क्या है? अगर हमारे पास कोई कर्व हो तो उसका स्लोप निकालने का तरीका क्या है? आप कर्व पे टेंजेंट डालो। कर्व पे क्या डालो? टेंजेंट। टेंजेंट कैसे डालते हैं? मान लो मैंने एक ऐसे लाइन खींच दी तो इसको ये 2 पॉइंट्स पे कट करनी है, तो ये टेंजेंट नहीं है, ये सीकेंट है। जो टेंजेंट होती है वो एक ही जगह टच करती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट डालना चाहते हैं तो ऐसी लाइन बनाओ जो इसको काटे ना, सिर्फ टच करती हुई जाए ऐसे, तो ये हो गया, ठीक है। इसका एंगल नाप लो, मान लो ये 30 डिग्री है, तो इस पॉइंट का स्लोप कितना हो गया भाई? 10 30, राइट? बात समझ आ गई? और यहाँ पर अब आप टेंजेंट डालो, देखो ऐसे इसको टच करते हुए जाओगे, आप खुद ही देखोगे कि एंगल पहले से बढ़ गया, ठीक है, से 60 हो गया। तो स्लोप अब कितना हो गया? 10, 1/√3 से बढ़ के कितना हो गया? √3। इसीलिए जब कर्व ऐसे जाता है तो हम कहते हैं कि स्लोप लगातार क्या करता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और इस ग्राफ में देखो, मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, ठीक है। तो अगर हम अब यहाँ पर टेंजेंट डालते हैं, ये टेंजेंट डाली मैंने ऐसे, ये एंगल आया। अब मैंने यहाँ पर डाली टेंजेंट, यहाँ ऐसे इस पे, कैन यू सी एंगल पहले से घट गया, तो इसमें स्लोप क्या कर रहा है? घट रहा है। और इसमें स्लोप क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। अब वो ग्राफ याद करो जिसमें मैंने बतलाया था, इसमें रेट बढ़ रहा है और उसमें रेट घट रहा है। अरे बस समझ, तो स्लोप ही रेट है, स्लोप बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, स्लोप घटेगा तो रेट घटेगा। अच्छा, अब इसमें स्लोप, क्योंकि हर पॉइंट पे ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी देर के लिए कहीं स्लोप कांस्टेंट हो, हर पॉइंट पे स्लोप क्या कर रहा है? बदल रहा है। यानी अगर ये xt ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। और स्लोप हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदलती रहती है, ठीक है, t=1 पे अलग, t=1.01 पे अलग, हर पॉइंट पे बदलती रहती है, तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कीप चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ बॉडी कीप चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। एग्जाम्पल क्या है? किसी चीज़ को छत से गिरा दो, है ना, तो जब वो नीचे आती है तो ग्रेविटी उसको पुल कर रही है, तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या करती रहेगी? बढ़ती रहेगी। किसी भी एक पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, हर पल बदलेगी। तो हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैसी होगी? अलग अलग। तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो if the velocity of a body keep changing at every instant, तो velocity at an instant is called instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब हम लिखते हैं वेलोसिटी को क्या? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी डेल्टा x बाई डेल्टा t, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। लेकिन डेल्टा t जो टाइम है, ठीक है, हो सकता है वो 2 सेकेंड हो, यानी हम ये मान रहे हैं 2 सेकेंड के लिए लगातार वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। लेकिन वेलोसिटी तो हर पल यहाँ पर बदल रही है। इसका मतलब ये डेल्टा t 2 सेकेंड भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा लेंगे तब जाके इंस्टेंटेनियस आएगा। तो हम चाहते हैं डेल्टा टी कैसा ले? बहुत छोटा, ठीक है। तो इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, अभी मैं इसको और एक बार डिटेल करूंगा। तो उसको लिखने के लिए हम ऐसा लिख देते हैं, लिमिट, मैथमेटिकल तरीका है लिखने का, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू
ज़ीरो। डेल्टा टी इतना छोटा है कि लगभग क्या है, ज़ीरो। और इसी को फिर शॉर्ट में लिखते हैं dx/dt, और इसी को मैथ्स में कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं इसको? तो बेसिकली डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका है। हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने का तरीका पिछली क्लास में हमने देख लिया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बॉडी यहाँ से यहाँ गई इतनी टाइम में, तो इसको टाइम से क्या कर दो, डिवाइड। तो जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी, एवरेज। जैसे हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया कि एक बॉडी ने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया या से 100 मीटर ट्रेवल किया विद 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर अगले 200 मीटर इसने ट्रेवल किया विद से 20 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बॉडी ने 100 मीटर कवर किया विद स्पीड हाउ मच, 10 मीटर पर सेकेंड। ये लगातार बदल नहीं रही, 100 मीटर तक लगातार एक ही स्पीड है, ठीक है, और फिर अगले 200 मीटर तक भी एक ही स्पीड है। और कोई कहता है भाई पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बताओ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लो 100 प्लस 200, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ले लो। अब इसका टाइम कैसे निकालें भाई, डिस्टेंस को स्पीड से क्या कर दो, डिवाइड। ये होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला डिस्टेंस कितना है 100, उसको किससे डिवाइड कर दिया, 10 से। तो इस पूरी जर्नी का टाइम मिल गया, यानी 10 सेकंड लगेंगे इसको कवर करने में, ठीक है। दूसरी जर्नी में कितना टाइम लगा, 200/20 ये भी कितना लगा, 10 सेकंड। तो 300 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10। आ रही बात समझ, क्लियर है? तो 300 डिवाइडेड बाय 20, 15 मीटर पर सेकंड हमारी क्या होगी, एवरेज स्पीड। यानी ये जो आपने 200 मीटर पहले 200 मीटर कवर किया है, उस पूरे जर्नी की थोड़ी देर के लिए आपकी स्पीड कितनी थी, 10, कुछ देर के लिए कितनी थी आपकी, 20, लेकिन पूरी जर्नी की का जो एवरेज मानेंगे, क्योंकि बदल रही है तो हम एवरेज मानेंगे। जैसे मान लो क्लास में बच्चों के अलग अलग नंबर आए हैं, किसी के ज़्यादा हैं, किसी के कम आए हैं, और हम ये पता लगाना चाहते हैं ओवरऑल क्लास है कैसी। तो 10th क्लास में आप मीन निकालते हैं ना, सबके नंबर ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, तो हमें ऑन एन एवरेज पता लग जाता था क्लास का। अगर एवरेज ज़्यादा रहा है क्लास अच्छी है, एवरेज खराब आ रहा है इसका मतलब क्लास खराब है। तो ये हमने एवरेज स्पीड निकाली है कि भाई स्पीड तो तुम्हारी थोड़ी थोड़ी देर के लिए बदल रही है, लेकिन ओवरऑल कितनी है वो निकल, वो क्या है, एवरेज। लेकिन अगर लगातार, जैसे हम चीज़ को ऊपर से गिरा देते हैं तो लगातार वेलोसिटी बदल रही है, तो ऐसे में अगर किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी हो, जैसे हम खड़े हैं खिड़की पे, मेरी आंखों के सामने से जब बॉल गुजरी तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो वो कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस। जैसे हम कार चला रहे हैं तो कार की सुई जो दिखला रही है वो कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट की। आप ब्रेक लगाना शुरू कर दो तो सुई नीचे आना शुरू हो जाएगी, लगातार वेलोसिटी घटेगी। आप एक्सीलरेटर दे दो तो वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला तो यही है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। और अगर मैंने टाइम थोड़ा लंबे गैप का ले लिया, 1 मिनट 2 मिनट, तो वो 1 मिनट की एवरेज वेलोसिटी आएगी ना, और 1 मिनट में तो लगातार सुई यूँ बदल रही थी, तो वो वेलोसिटी कौन सी आ जाएगी, एवरेज। तो इसीलिए हमारे पास सीधा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का कोई तरीका नहीं है, एक्सेप्ट कौन सा, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में लास्ट में सिखाऊंगा, अभी ग्राफ से कुछ करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसका ये बतला दिया कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जैसे हम कहते हैं न्यूटन की इक्वेशन है v = u + 80, यही है। तो ये क्या कहता है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 3 सेकंड क्या थी। मेरी बात समझ आ रही, 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या थी। तीसरे सेकंड तक का एवरेज नहीं पूछ रहा, वो तीसरे सेकंड की वेलोसिटी पूछ रहा है। तो यहाँ आप क्या आप डालोगे, 3 डालोगे, एक्सक्लेशन डालोगे, इनिशियल वेलोसिटी डालोगे, निकालोगे। तो ये जो न्यूटन की इक्वेशन है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने की ही इक्वेशंस हैं। और किस कंडीशन की इक्वेशन में, इसमें ए की कोई फिक्स वैल्यू रखते हैं और वो बदलती नहीं है। u बदल रहा है, v बदल रहा है, t बदल सकता है, क्या नहीं बदलता, a। तो a जो है पूरी जर्नी के दौरान, जब वेलोसिटी उसकी u से v गई, पूरी जर्नी के दौरान a की वैल्यू कैसी थी, फिक्स। जब a कांस्टेंट होता है तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं उसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो न्यूटन की जो इक्वेशन है वो कौन से मोशन की इक्वेशन है बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन है।
और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? सो दैट वी कैन फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेरी बात समझ आ रही है? रेडीमेड इक्वेशंस है। लेकिन अगर मान लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना हुआ, एक्सेलरेशन भी बदल रहा है, तो फिर हमारे पास न्यूटन की इक्वेशन भी काम नहीं आएगी, वहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वो भी मैं सिखाऊंगा। फिलहाल ये समझ आ गया बच्चों? तो अभी क्या क्या सीखा, बहुत सारी चीज़ें बोर्ड पे हो गई हैं, ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अभी यही सिखलाया कि जो हमारा एक्स-टी ग्राफ होता है उसका जो स्लोप है वो क्या देता है? वेलोसिटी देता है। और अगर ग्राफ ऐसा है तो लगातार एंगल एक जैसा है, तो स्लोप भी लगातार एक जैसा है, वेलोसिटी एक जैसी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब। ठीक है, लेकिन अगर ग्राफ ऐसा कर्व हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी हर पल बदल रही है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर पॉइंट की कैसी होगी? अलग अलग, हर इंस्टेंट की कैसी होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, अगर आप किसी वजह से टेंजेंट डाल के एंगल निकाल पाए तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, आपको कोई डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो 10 की वैल्यू निकाल लो, वही आपका क्या हो जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। जैसे मान लो 10:30 निकाल लिया आपने, तो वेलोसिटी सीधा क्या हो गई? 1/√3, काम खत्म। जिस पॉइंट पे वो कह रहा है वेलोसिटी निकालो, उस पॉइंट पे क्या डाल दो? टेंजेंट, और एंगल निकाल लो, एंगल का 10 ले लो, 10 थीटा, तो वेलोसिटी निकल लो। मेरी बात समझ आ गई? तो एक ग्राफिकल तरीका हो गया निकालने का। ओके, तो अभी हमने क्या सीख लिया बच्चों? स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। और स्लोप ऑफ वी-टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो एक तो हमने ये सीख लिया। एक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जिन चीज़ों का आपस में प्रोडक्ट हो रहा हो, क्या हो रहा हो? प्रोडक्ट, तो उनका अगर आपस में हम ग्राफ बना लें, उसमें भी ये वेलोसिटी हमारी वाई एक्सिस पे हो, ऐसे वी-टी ग्राफ बना लें, कैसा भी, ऐसा बना लो या ऐसा बना लो, तो उस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? क्यों? मैंने अभी क्या बताया? ऐसा कब होना, ऐसा एरिया हम कब लेंगे? जब दो चीज़ें प्रोडक्ट से मिल रही हो। ठीक है, जैसे x इक्वल टू क्या? v इंटू टी। तो अगर ये चीज़ इन दोनों के प्रोडक्ट से मिल रही है और इनका आपस में ग्राफ अवेलेबल है, तो इसके नीचे का एरिया क्या देगा? थर्ड क्वांटिटी ये देगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, v माइनस यू इक्वल टू क्या है? at। तो यहाँ किसका प्रोडक्ट है? a और t का। तो अगर मेरे पास at ग्राफ है, यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो उसके नीचे का जो एरिया होगा वो v माइनस यू देगा, यानी क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। आगे बस समझ। तो ये मैं फैक्ट यहाँ लिख देता हूँ, दोनों के दोनों। पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? एरिया अंडर वी-टी ग्राफ। कैसे पता लगाना है एरिया? किस में देखना है? जिसका भी हम ग्राफ आपस में ले रहे हैं उनके प्रोडक्ट से वो क्वांटिटी मिलनी चाहिए। तो v और t के प्रोडक्ट से क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। तो समझ जाओ v-t के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। तो एरिया अंडर v-t ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। और चौथा क्या हो गया? एरिया अंडर कौन सा ग्राफ बेटा? at ग्राफ। अभी क्या बदला है? गिव्स चेंज इन, गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। जिसको ये बातें मालूम है वो चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आराम से कर लेगा। ठीक है, चारों चीज़ें क्लियर हो गई? चार इफेक्ट याद रखने। स्लोप किस किस का? एक्स-टी ग्राफ का, वी-टी ग्राफ का। एक्स-टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, वी-टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, ए-टी ग्राफ का एरिया वेलोसिटी, वी-टी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट। बस ये चार चीज़ें याद हो गई? चलो न्यूटन अंकल की जो 3 इक्वेशंस हैं उनका डेरिवेशन कर लेते हैं फटाफट ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, हाँ कर। पर जो भी डेरिवेशन करना चाहता है उसको ये चारों बातें मालूम होनी चाहिए।
चारों बात तो अच्छे से समझ आ गई, याद हो गई या समझ आ गई? याद हुई, समझ नहीं आई? स्लोप निकाल के नहीं दिखाया अभी? आगे बच्चों, याद वाला चक्कर तो बेकार है, याद से तो निकल जाती है। ये बताया ना मैंने कि y और x का ग्राफ हो तो ये थीटा कैसे निकलता है, ये चीज़ क्या होती है y2 माइनस y1, और ये क्या होता है x2 माइनस x1। और अगर यही ग्राफ हमारे पास xt ग्राफ हो जाए, ठीक है, तो xt ग्राफ में क्या हो जाएगा, ये अगर हम बनाए तो ये चीज़ क्या हो जाएगी x2 माइनस x1, और ये क्या हो जाएगी t2 माइनस t1। अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या होगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। बट क्या है कि x डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो क्या होता है, वेलोसिटी। तो स्लोप क्या हो गया, वेलोसिटी। स्लोप किसका है, xt ग्राफ का। तो अब तो ये तो समझ लेने वाली बात होगी ना, इसमें याद रखने का क्या है, आगे बस समझिए। ओके बच्चों, अब जो न्यूटन की इक्वेशन होती है, ठीक है, उनमें 5 चीज़ें हैं हमारे पास। v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में कितनी क्वांटिटीज़ हैं, एक u इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन और एक टाइम। तो इसमें कितनी क्वांटिटीज़ हैं, 4। कोई भी न्यूटन की इक्वेशन ले लो, उसमें 4 चीज़ें होती है। देखो s इक्वल टू यू टी प्लस, काउंट करना कितनी चीज़ें, v स्क्वेयर इक्वल टू, ठीक है, इक्वेशन सारी मिला के उनमें 5 चीज़ें, कितनी चीज़ें, 5। यानी इसमें 4 हैं, एक s को ले लो तो कितनी मिल गई, 5। यानी न्यूटन इक्वेशन में 5 चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी भी एक इक्वेशन में उस वक्त 4 चीज़ें होती हैं, और 4 में से 3 गिवन होती है, 1 निकालनी होती है। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि भाई क्वेश्चन आ गया, हमें कैसे पता लगेगा कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। तो आप ना लिस्ट कर लो क्या क्या दे रखा है। क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, क्या हमें एक्सेलरेशन दे रखा है, क्या हमें टाइम दे रखा है, क्या हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी है। तो 3 चीज़ें गिवन होंगी और एक चीज़ पूछी होगी। तो वो 3 चीज़ें जो गिवन है और एक चीज़ जो पूछी है, वो जिसमें मैच कर जाए वो इक्वेशन यूज़ करनी है। बात समझा गई? 5 चीज़ें, 5 में से किसी एक इक्वेशन में क्या होती है, 4। जब न्यूमेरिकल आता है तो उसमें से 4 में से 3 गिवन होती है और एक पूछी होती है। तो जो 3 गिवन है और एक जो पूछी है, जिस इक्वेशन में मैच हो जाए उस इक्वेशन में वैल्यू डाल कर आंसर निकालना। बात समझा गई? लेकिन इक्वेशन ये वहीं यूज़ करनी है जहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट। जैसे किसी चीज़ को गिराते हैं तो लगातार एक्सेलरेशन क्या होता है, 9.8। तो इसीलिए चीज़ों को गिराओ या चीज़ों को ऊपर फेंको, उसमें सारी ये इक्वेशन यूज़ होनी है, इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं होनी। ठीक है, मान लो कोई चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। किससे चल रही है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। किससे चल रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चलेगी तो u v के क्या होगा, बराबर होगा ना। तो अगर मैं यहाँ पर अभी हमने एक्सेलरेशन को क्या लिखा था, ये ना, तो v और u अगर बराबर जो है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो जब तक बॉडी की वेलोसिटी ना बढ़े तब तक एक्सेलरेशन नहीं है। बढ़ने को वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। घटने को क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो ना तो एक्सेलरेशन है ना डी एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो अगर इसमें एक्सेलरेशन को 0 डाल दो आप, v इक्वल टू यू प्लस 0, तो v इक्वल टू क्या आ जाता है, u। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इसमें एक्सेलरेशन को 0 डाल दो तो ये खत्म हो जाएगा। तो s इक्वल टू यू टी, पता है क्या फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इससे हमें पता लग जाता है कि जहाँ यूनिफॉर्म मोशन है वहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज़ क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे जिसमें मैंने कहा था कि x डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। तो वहाँ पर हम x डिस्टेंस निकालने के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते थे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। और वर्टिकल डायरेक्शन में हम न्यूटन की इक्वेशन यूज़ करते थे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 9.8। आगे बस समझिए। तो ये सारी चीज़ें यहीं से निकली हुई है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो हमारे पास न्यूटन की इक्वेशन में है u, हमारे पास है v, हमारे पास है a, हमारे पास है t और हमारे पास क्या है s। तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें ये सब आ जाए, ठीक है। तो जैसे कह रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ेगी, u से कहाँ तक बढ़ेगी, v तक बढ़ेगी, कितने टाइम में, t टाइम में बढ़ जाएगी। तो ऐसा एक ग्राफ बना लेते हैं, इस एक्सिस पे ले लेते हैं वेलोसिटी, क्या ले लेते हैं, और इस पे ले लेते हैं टाइम। तो वेलोसिटी कैसी रहनी है, कांस्टेंट रहनी है, बढ़नी है, घटनी है, क्या करना है इसमें। न्यूटन की इक्वेशन में क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ेगी, घटेगी, कैसी रहेगी, बढ़ रही है। वैसे घट भी सकती है, लेकिन मान लो हमने वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। u से बढ़ के कितनी हो गई, v। बढ़ने का रेट कैसा है, कांस्टेंट या रेट भी बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट है। तो कांस्टेंट रेट में ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल सीधा। तो यहाँ से u थी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल क्यों, यहाँ पर टाइम कितना है, 0, तो t इक्वल टू 0 पे कितनी थी, u। फिर बढ़ती रही वेलोसिटी, बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, v, कितनी देर में हो गया ऐसा, टाइम t पे हो गया। ये ग्राफ बनाना और कुछ इसका कुछ नामकरण करना है कुछ, तो इसको लिख लो O, इसको लिख लो A, इसको लिख लो B, C, D, इस पॉइंट को लिख लो E। नाम बना लो बच्चों ग्राफ। किस सिचुएशन का ग्राफ है, कंसीडर कर लेते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, ए बॉडी whose velocity at t equal to 0 is u. Velocity increases uniformly with acceleration a and body acquires velocity v in time t। ठीक है बच्चों, जो ग्राफ में हमने बनाया उसी को बस लिख दिया कि बॉडी की वेलोसिटी t0 पे u थी, t टाइम में v हो गई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था a। और भी कुछ लिखना चाहते हो तो एक बात और लिख लो, वो क्या लिख लेते हैं, लेट कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट इज x। यानी इस जर्नी के दौरान बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो कितना है, x। कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट इज x। तो बहुत सारे टीचर्स ने ये पसंद करते हैं जब ग्राफ बनाओ तो उसके बारे में कुछ लिख दो, ठीक है। 3 नंबर का डेरिवेशन देता है टीचर, तो कहता है यार कुछ लिखा ही नहीं बच्चे ने, है ना। पीटीएम मीटिंग में देखो बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं, और उस दिन बच्चे की शक्ल जो होती है पापा के सामने, मैंने तो स्कूल में जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा उसमें पीटीएम वाला जो सेक्शन था ना वो बड़ा अजीब लगता था मुझे। बच्चा बिल्कुल मतलब इतना मासूम बन के आया, वैसा कभी क्लास में नहीं दिखता वो। पीटीएम में जब पापा के मम्मी के साथ आते तो ऐसे आते बिल्कुल स्ट्रेट, हाँ सीधा, और पापा भी कुछ ऐसे घबराए हुए से आते बच्चे के, जब टीचर कुछ कहना दे। और जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनकी रेपुटेशन क्लास में अच्छी होती है, जो पढ़ भी ठीक रहे होते हैं और वैसे भी ठीक होते हैं, टीचर्स की गुड लिस्ट में जो होते हैं, उनके मम्मी पापा बहुत चिपकते टीचर से। वो बेमतलब कैसा चल रहा है, वो इतना बार बार ये सुनना चाहते कि टीचर कहे हाँ बहुत अच्छा है, नहीं थोड़ी तो कुछ कमी बताओ। टीचर नहीं बढ़िया, डार्क लिखूं, चलो कोई वो
लॉक कर दो, एक बार देख लो व्यू को, देख लेता हूँ। बार बार फोकस तो नहीं कर रहा। ये हो गया, ताला बंद हो गया ये, हाँ ठीक हो गया, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, तो पहले कर देना चाहिए था, ध्यान नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, देखना तो अपने बच्चों ने देख लिया। नहीं व्यूज़ तो खैर बाहर भी चले जाते हैं, क्योंकि अब बच्चे हमारे पास मान लो 50 हैं, व्यूज़ 100 चले गए, तो इसका मतलब पता नहीं कौन से 50 बच्चे देख गए, ऐसा होता है। एक अभी तो मैंने पुराने जो वीडियोस थे वो हटा दिए, उसमें तो पता नहीं हज़ार व्यू, कौन देख रहा मुझे नहीं पता। हाँ, वो सिलेबस वगैरह चेंज हो जाता है, अपडेट करना पड़ता है, पुराने वीडियोस का करेंगे क्या। अरे चल जाए, कोई बात नहीं, हमें कौन सा यूट्यूब से पैसे कमाने, ठीक है। ओके बच्चों, अभी भी जो पर्पस है वो यही है कि बच्चों की हेल्प हो जाए। जो पहले वीडियोस एक्सपेरिमेंट के डले हुए हैं वो हमारे स्टूडेंट देखें या कोई भी देखे, अब बच्चे को एक्सपेरिमेंट नहीं आता, उसको वीडियो मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया बच्चों। अब जरा हम इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन क्या है? बाय डेफिनेशन, या लिखें वी नो, है ना। दो चीज़ें लिखते हुए ना बहुत खुशी होती है, एक ये वी नो और एक आखिर में हेंस प्रूव। ये मैं हेंस प्रूव में तो बच्चा बिल्कुल सिग्नेचर ही बना देता है, ये हो ही गया। बीच में क्या लिखा है कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो वी नो, व्हाट वी नो, एक्सेलरेशन या स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है बच्चों? वीटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, जाग जा बेटा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सेलरेशन, ठीक है। और इस ग्राफ का स्लोप अगर निकालूं मैं, स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ, तो स्लोप निकाल रहा हूं बच्चों, ये tan थीटा, ये थीटा आएगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो CD अपॉन AD। एवरीबॉडी गॉट इट। और स्लोप हमारा क्या होने जा रहा है? एक्सेलरेशन। और एक बार हम लिख लेते हैं CD को CE माइनस DE, ऐसा लिख लें। और ये जो AD है वो OE के भी इक्वल है। AD OE तो है, तो CE V है ना बेटा, तो क्या हो गया V, और DE U है ना, U, और OE क्या है? T, तो V माइनस U क्या हो गया? AT। तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। बस, और बढ़ाने का मन कर रहा हो तो एक बार CD को पहले BA लिख लेना, है ना। लग रहा हो डेरिवेशन छोटा है, थोड़ा बड़ा चाहिए। कौन सी इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया? फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। आसान है बहुत, बस एक ही लाइन लिखनी है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सेलरेशन, स्लोप की वैल्यू डाल दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दूसरी क्या इक्वेशन है? न्यूटन की सेकंड इक्वेशन क्या है? S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी उसमें S आ रहा है, और S वीटी ग्राफ का एरिया होता है, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब इसमें हमें स्लोप नहीं निकालना, सेकंड इक्वेशन के लिए क्या निकालना है? एरिया निकालना है ना, क्योंकि उसमें S चाहिए, और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है?
बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर वी टी ग्राफ, है ना। ये रब कर दूं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, वी नो, क्या नो, एरिया अंडर वी टी ग्राफ क्या देता है बच्चों, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया जो यहाँ पर है ना, वो हमारा ये है पूरा एरिया, ये वी टी ग्राफ है, इसके नीचे ये है सारा एरिया, है ना, ये वाला एरिया। तो ये एरिया दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो ट्राइंगल का एरिया है ना, और एक रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया कर दें तो टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या लिखते हैं, हेयर एरिया अंडर VT graph is equal to sum of area of triangle। कौन सा एरिया, ट्राइंगल क्या है नाम उसका, ADC, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम है OADE। तो टोटल एरिया हो गया बेटा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस AD, हाइट DC, और इसका एरिया ले लें रेक्टेंगल का, तो OA इंटू OE। तो एरिया तो बन गया हमारा, थोड़ा सा और भी इसमें चेंज कर देते हैं, DC हाफ AD इंटू DC को लिख देते हैं CE माइनस DE। एरिया है हमारा डिस्प्लेसमेंट, हाफ AD को लिख लो T, इसको लिख लो V माइनस U, OA U है और OE T है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन V माइनस यू जो चीज़ है वो 80 है, तो V माइनस यू की जगह 80 डाल देंगे, तो S इक्वल टू हाफ T 80 प्लस UT। तो बच्चों ये 80 स्क्वायर बन गया ना, ये देखो T इंटू T, तो यानी ये क्या बन गई इक्वेशन, X इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो एरिया निकालना है, और एरिया निकालना बहुत ही आसान है, सबको समझ आ गया। ठीक है बच्चों, थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं। थर्ड इक्वेशन है हमारी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, इसमें भी एस है तो फिर से वही फंडामेंटल एरिया निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे वी नो एरिया अंडर वी टी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एरिया तो हमने पहले निकाल भी लिया था, तो अब नया क्या निकालेंगे। तो अब क्या करते हैं, पहले हमने एरिया निकालने के लिए एक ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल लिया था। ये जो शेप है ना पूरी, ध्यान से अगर देखी जाए तो ये शेप एक ट्रिपीजियम की शेप है। कैसी है?
हमने ट्रिपीजियम को लेके एरिया निकाल देते हैं, पूरा एरिया एक ही बार निकाल देते हैं, दो अलग अलग स्टेप्स में नहीं निकालते, ठीक है। तो हेयर एरिया इज इन फॉर्म ऑफ अ ट्रिपीजियम, किसकी फॉर्म में? और ट्रिपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएंगी, ये है पैरेलल साइड, बट ये चीज़ और ये चीज़ पैरेलल है। कैन यू सी? ये पूरी शेप ऐसी है ना यूं, इसमें ये दोनों तो पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है ना, और ये पैरेलल क्या है? OA, और ये क्या है? EC, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OE। तो एरिया कितना हो गया बच्चों? चलो इसकी वैल्यू तो डालेंगे, एरिया की जगह डाल देंगे डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हाफ OA, OA है U और OC है V और ये है T। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन V माइनस यू इक्वल टू AT, T आ जाएगा यहाँ पर V माइनस यू बाई A, ये वैल्यू यहाँ डाल दो, S इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू V माइनस यू बाई A। बच्चों A माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? S इक्वल टू हाफ V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन A। 2A को उधर ले जाओ, तो V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर क्या हो गया? 2AS। ये हमारी थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा बेसिक बता के क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। अगली क्लास ना हम इसके प्रॉब्लम्स की करेंगे, न्यूमेरिकल्स की करेंगे, ठीक है। चैप्टर ही ख़त्म हो गया। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसा कि वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन टीचर्स क्वेश्चन देते हैं, तो मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ, ठीक है, सो दैट अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल कर पाएँ। ग्राफ के बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, और जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है उस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल करेंगे, और कुछ साइन कन्वेंशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं वो करेंगे। एक दिन और बीच में किसी दिन ले लेंगे क्लास, तो उस दिन क्वेश्चंस कर लेंगे। चैप्टर ये वैसे बेसिकली खत्म हो गया। तो बच्चों डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने अभी आपको बतलाया वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t हमें क्या देगा? वेलोसिटी। वैसे ही एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या हो गया? dv बाई dt। अगर इस इक्वेशन को ना मैं ऐसे लिख दूँ dx इक्वल टू v dt, और हम फिर कुछ ऐसा कर दें, तो इस चीज़ को कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं इसको? इंटीग्रेशन। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम डिफरेंशिएशन करते हुए जाएंगे। क्या करते हुए जाएंगे? और अगर हमें उल्टा, यानी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम इंटीग्रेशन करते हुए जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स टेक्निक है। डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज दे देता है, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है, तो जहाँ रेट ऑफ चेंज दिखाई दे वहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन देता है ना, वेलोसिटी का एक बार वो डिफरेंशिएशन कर दो। तो डिफरेंशिएशन से हम x से v, v से a आते हैं। अगर a की इक्वेशन दे रखी हो v चाहिए, v की इक्वेशन दे रखी हो x चाहिए, तो क्या करते हुए जाएंगे? इंटीग्रेशन। तो कैसे करते हैं ये सीख लेते हैं, बहुत आसान टेक्निक है, कोई मुश्किल है नहीं। तो हमारे पास सपोज कह रखा है डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू टाइम एज x इक्वल टू 5t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 1। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2। फाइंड और ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2। तो उसने कहा है
कि वेलोसिटी t इक्वल टू 2 पे बताओ, 1 से 2 तक की मत बताओ, यानी एवरेज नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, डिफरेंशिएशन। तो उसके लिए ना जब भी डिफरेंशिएशन करना हो तो हमारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए, बिना इक्वेशन के हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 नंबर्स को जोड़ के दिखाओ, तो आप कहोगे 2 नंबर तो 2, कौन कौन से जोड़ने हैं, ठीक है। वैसे ही डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वेशन नहीं तो डिफरेंशिएशन नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जैसे कोई डिफरेंशिएशन के लिए बोले, वेलोसिटी निकालने के लिए बोले, x को लिख दो dx/dt, और इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू, और इसका सीधा सीधा मतलब है x2 - x1 अपॉन t2 - t1, वो तुम्हें पता वेलोसिटी होती है। अब डिफरेंशिएशन करें कैसे, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। t की पावर कितनी है, 2, इस 2 को 5 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना आया, 10, और t की पावर 1 घटा दो, 2 में से 1 कम हुआ, कितना बचा, 1, तो t की पावर 1 मिस खत्म हो गया। प्लस फिलहाल इसकी पावर कितनी है, 1, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और इसकी पावर में से 1 घटा दिया, 1 - 1, t की पावर क्या हो गई, 0। एनीथिंग पावर 0 इज हाउ मच, 1। इसका मतलब ये पूरा क्या बन गया, 1 बन गया, तो इसको हटा। और जिसके साथ t ना हो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0, ठीक है। शॉर्टकट में ये याद रखो, अगर अकेला t हो, t इसकी पावर कितनी है, 1, और अगर इसका यहाँ कोई कोफिशिएंट है जैसे 2, तो मैंने कहा ना ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 है, तो 1 इंटू टी की पावर, ये 1 से मल्टीप्लाई 1 - 1, 1 इंटू टी की पावर 1 0, 1 इंटू टी की पावर 0 भी क्या हो गया, 1। यानी अकेला t हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 3t में t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1, तो क्या बच गया, सिर्फ 3। और जिसके साथ t ना हो वो कांस्टेंट टर्म, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0। अरे बस मुझे, अगर मैं t³ का देखूं डिफरेंशिएशन, तो यहाँ 1 है ना, अगर कुछ ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, पावर आ जाएगी यहाँ पर। आगे बस समझ। 16t³ का क्या होगा डिफरेंशिएशन, बताओ बच्चों। 16 3 जा 48 t², पावर में 1 कम कर, कोई दिक्कत। रूट t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो इसका मतलब t की पावर क्या है, हाफ। तो मैंने क्या बतलाया, हाफ यहाँ आ गया इंटू टी की पावर हाफ -1, पावर में से 1 माइनस करना है, और हाफ -1 इज -हाफ, एम आई राइट और नॉट। तो ये कितना हो गया, हाफ टी की पावर। अब टी की पावर हाफ को अगर मैं रूट लिखता हूँ तो -हाफ को 1/√t लिखूंगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये सबको समझ आएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये आ गया डिफरेंशिएशन इसका, ये समझ आ गया, दोबारा बताऊं, तो ये आ गया हमारे पास। और dx/dt क्या चीज़ है, वेलोसिटी। तो उसने कब पूछी है वेलोसिटी है, t = 2, तो इसमें 2 डाल दो, तो v t = 2 पे 10 × 2 + 3, 20 + 3 यानी 23 मीटर, बस काम खत्म। और अगर इसका भी डिफरेंशिएशन कर दें dv/dt, तो 10t का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा, 10, t का 1 हो गया ना, और 10 रह गया, और 3 का 0, और ये चीज़ क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 10, और इसमें t का कोई टर्म ही नहीं है, तो t = 2 कहीं डाल ही नहीं सकते, तो एक्सेलरेशन कितना है, कांस्टेंट है, और कितना है, 10 है लगातार। आ गया आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, और वेलोसिटी से क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम उल्टा करते हैं, इसमें हम करना चाहते हैं इंटीग्रेशन। क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है।
तो इंटीग्रेशन में मान लो मेरे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है 5t+2 ऐसे दे रखा है, और मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन। तो बड़ी डू एक्सेलरेशन को लिख लो dv/dt, होता ही है ना ऐसा, बिना इसके लिखे इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसा लिखो। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dv = 5t+2 इंटू dt को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब वो ना क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिख के देगा कि आपको इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की इतनी थी, आप वेलोसिटी में चेंज बताओ t = 1 से 2 या 0 से 3, ऐसा कुछ लिख के देगा आपको, है ना। तो मान लो वो कहता है फाइंड वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड्स, क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी एट 3 सेकेंड्स, और कह रहा है वेलोसिटी एट t = 0 वाज 1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी t = 0 पे कितनी थी, 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब टाइम 0 से कहाँ तक चेंज होगा, 3 तक, और वेलोसिटी पहले 1 थी, 1 से कहाँ तक चेंज होगी वो नहीं पता मुझे, वही निकालनी है, ठीक है। तो आप अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसमें लिमिट्स डालेंगे बच्चों, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसमें लिमिट वो डालनी है जो चीज़ जहाँ से जहाँ चेंज हो रही है, कहाँ से चेंज हो रही है, 1 से लेके आगे कौन सी वैल्यू मुझे पता नहीं, वो मुझे निकालना है। इक्वल टू 5 जो भी कांस्टेंट हो उसको इस साइन से बाहर रखना, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसमें टाइम कितना है, 0 से लेके कहाँ तक बदलना बच्चों, 3, और इसमें क्या कांस्टेंट है, 2, 0 से, यहाँ तक समझ आ गई बात। ये इंटीग्रेशन का निशान है, ये जहाँ आ जाए इसका मतलब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना कैसे, जरा ध्यान से देख लो, ये रब कर दूं, फॉर्मूला ये कहता है कि अगर हमारे पास dt है तो उसका इंटीग्रेशन t है, हमारे पास dv है तो उसका इंटीग्रेशन v है, हमारे पास dx है तो उसका इंटीग्रेशन x है। कोई दिक्कत? अगर हमारे पास dv के साथ भी कुछ है, v dv है, तो dv के साथ जो है उसकी जो भी पावर है, जैसे यहाँ कुछ ना पावर है तो कितनी पावर है, 1, उस पावर में एक ऐड कर दो तो कितनी होगी, 2, तो v² कर दो, और जो पावर आई है ना उसी से कर दो डिवाइड। ये इंटीग्रेशन का तरीका है। या मान लो हमारे पास t³ dt है, तो 3 है तो 4 कर दो, 4 से कर दो डिवाइड, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन इस पूरे का है, अलग से dt का इंटीग्रेशन करने मत बैठ जाना कि यार dt तो छूट ही गया, t³ का तो हो गया। ये t³ dt का ही इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो आप बताओ dv का इंटीग्रेशन कितना हुआ, v, dv का v, dt का t, dx का x, तो dv का कितना आ गया, इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाल के और लिमिट लिख दो यहाँ पर, ठीक है। 5 इसका क्या होगा, इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर 1 बढ़ा दो तो t² हो गया, जो बढ़ी हुई पावर है उसी से डिवाइड कर दो। 5t²/2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, बच्चों को थोड़ी याद रखने में दिक्कत हो रही है। तो ये इंटीग्रेशन इसका क्या है, x, dt का इंटीग्रेशन क्या है, t। और अगर यहाँ पर कुछ है, जैसे t की पावर कुछ भी है, 3 है, तो यहाँ क्या करना है, पावर में 1 + 1 करना है और उसी से डिवाइड कर देना है, ये प्लस dt का इंटीग्रेशन डालते हैं यहाँ तक समझ आ गया बच्चों, ये लिमिट आ गई। अब इन लिमिट्स का करना क्या है, इसमें जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल है, वेरिएबल जो चीज़ है, जैसे वेरिएबल यहाँ क्या है, v, ये 5 और 2 वेरिएबल नहीं है, ये इसकी पावर भी वेरिएबल नहीं है। जो वेरिएबल है बस उसकी जगह ऊपर वाली वैल्यू जिसको अपर लिमिट कहते हैं वो लिख देनी है। जैसे पहले मैंने इस v की जगह v लिख दिया और माइनस का साइन डाला, और फिर इसी v की जगह लोअर लिमिट लिख दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये करना होता है। इक्वल टू 5 अपनी जगह, ये 2 अपनी जगह, 2 चाहे बाहर भी ले लो क्योंकि तो कांस्टेंट ही है। t की जगह पहले क्या लिखेंगे, 3² माइनस इस t की जगह अब क्या डाल देंगे, 0 का स्क्वायर,
+2 अपनी जगह, t की जगह पहले लिख देंगे 3, फिर t की जगह क्या लिख देंगे 0। पावर के साथ छेड़ नहीं करना, देखो ये स्क्वायर था तो स्क्वायर ही रहने दिया है, उसकी कोई पावर नहीं थी तो ऐसी। तो v - 1 = 5/2 × 9 और ये 3 2 जा 6, v - 1 = 45/2 + 6, v - 1 22.5 + 6 28.5, तो v = क्या हो गया, 1 उधर चला गया, 28.5 + 1, v कितना आ गया 29. ये वेलोसिटी आ गई। आगे बस में t = 3 पे वेलोसिटी। इंटीग्रेशन भी समझ आ गया। जाना है, देर हो रही है, कहीं जाना है क्या? चलते रहो सत्संग में। मैं एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, फिर क्लास ख़त्म करते हैं। ये चीज़ समझ आ गई? इतना बता दिया कि अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो यू कैन डू। अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो अभी भी प्रॉब्लम्स कर सकते हो। आज सुबह तो करा ही था कंपटीशन की क्लास में। ये जो है ना, ये 11th का है, तुम अभी उसमें कंपटीशन में भी इसी पे अटके हो, इसको भी बढ़ाना है। तब कंपटीशन का मामला का मतलब ये है कि हमें बहुत एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स करनी है, ठीक है। आज इसमें अटके रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। कोई कंपटीशन बीट करना अच्छे लेवल का तो दिमाग ऐसा होना चाहिए मैग्नेटिक टाइप का, क्वेश्चन देखा आंसर वहाँ बन गया। कॉलेज में हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, अगर आप भी इंजीनियरिंग में जाओगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो जब पढ़ने के हम उसमें होते हैं, मतलब अभी कोई कहे तो शायद वो नहीं मैं कर पाऊँ, जब मोमेंटम होता पढ़ने का, हम बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस इतनी अच्छी हो चुकी होती हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा 223 को 23 से मल्टीप्लाई करो, मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप 223 को 23 से मल्टीप्लाई करो, मान लो कोई 3 डिजिट का 4 डिजिट का कोई नंबर है, एंड यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन से, बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप कर रहे हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। अगर आप प्रैक्टिस में हो, डेली 50 क्वेश्चन चल रहे हैं, बार बार कर रहे हो, तो आपको ना ऐसा लगेगा जैसे ही आपने वो लिखा आपको समझ आ गया यार इसका तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो आप पहले कैलकुलेटर से करोगे, कुछ दिन बाद कैलकुलेटर आपको लगेगा यार बेकार है, इसमें तो टाइम कंज्यूम हो रहा है, बटन कौन दबाए, आर यू गेटिंग इट? पर ये तब होता है जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो। हम लोगों ने कैलकुलेटर बड़े खुश हुए, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर हमें यार पहली बार कैलकुलेटर यूज़ करने को मिलेंगे, और आफ्टर ए मंथ और सो हमने कैलकुलेटर छोड़ दिया। हमें वैल्यूज़ याद हो गई जो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मोस्टली इंजीनियरिंग लेवल पे क्या होता है कि वो ना ऐसा रैंडम न्यूमेरिकल नहीं देते, वो न्यूमेरिकल वो देते हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट इतनी हाइट पे उड़ रहा है तो वहाँ हमें पता है इस हाइट पे ये टेम्परेचर की वैल्यू है, तो वो ये नहीं कि रोज़ बदलेगी वो, और अब एयरक्राफ्ट यहाँ से यहाँ चला गया तो उसको चेंज करने के लिए जो लॉग की वैल्यू यूज़ होगी वो फिक्स रहेगी। तो बार बार वो वैल्यूज़ याद करोगे तो फिर बाद में आप कहोगे यार कैलकुलेटर यूज़ ही क्यों करना। वो वैल्यूज़ कैसी होगी, याद हो गई आपको, कैलकुलेशन पता है 0.3 से मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, 0.7 को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। तो आप कुछ दिनों की खुशी थी वो, फिर लिफ्ट द कैलकुलेटर है। ओके बच्चों, बस लास्ट चीज़ कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वीटी ग्राफ का एरिया हो तो क्या देता है, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट। तो ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको ना ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया, इसमें कुछ वैल्यूज़ लिखी होंगी, या कुछ 3 लिखी है, या 1 लिखा है, या 2 लिखा है, या 3 लिखा है, 4 5 कुछ ऐसे लिख के दे दिया, ठीक है। और फिर पूछता है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछता है? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये ट्राइंगल है, ये ट्रेपीजियम है, या 2 ट्राइंगल प्लस एक रेक्टेंगल है। आप ये एरियाज निकाल सकते हो ना।
अगर आपने ये एरिया निकाल लिए दोनों के दोनों, तो ये वाला एरिया जो है ना, नीचे की वैल्यू नेगेटिव है ना, -2a से, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगी और ये क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये आ गया 2 और ये आ गया से 4, वैसे माइनस का 4 है वो, लेकिन अगर आपने 2 + 4 कर दिया, मतलब माइनस वाले को भी क्या ले लिया, पॉजिटिव, तो जो चीज़ मिलेगी वो होगी डिस्टेंस। वो क्या होगी, डिस्टेंस। और नेगेटिव वाले को नेगेटिव लिया, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव लिया, तब ऐड किया तो क्या मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ गई। अगर VT ग्राफ आ जाए और कोई ग्राफ दे दे और आपसे क्या पूछे, डिस्प्लेसमेंट, तो व्हाट यू नीड टू डू कि अगर आपने दोनों एरियाज निकाले, नेगेटिव वाला नीचे वाला, पॉजिटिव वाला, और साइन के साथ ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। और बिना साइन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करके ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या देगा बच्चों, डिस्टेंस। अगर इसको भी क्या लिया है, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव लिया है, और अगर इसको नेगेटिव लिया, उसको पॉजिटिव लिया तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ गई। बस आज यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।